नीचे आपने मोटर को दे दिया। ये सारा कुछ मैं ऑटोकैड डायग्राम में अभी बताने वाला हूं आपको। यहाँ पे कुछ पिंस देख रहे होंगे आप, यहाँ पे कुछ नट है, पेंच है। ये दो जो हैं आपके इस साइड के, ये आपका 95 96 है। मतलब जहां पे भी 95 96 लिखा रहेगा वो एक्चुअली में इंटरनली एनसी है। आपने क्या करना होता है, दो तरह की वायरिंग होती है। एक तो पावर वायरिंग होती है, पावर सर्किट डायग्राम, जो कि आपका L1 L2 L3 और यहां से आपका T1 T2 T3 से मोटर को जाएगा, 3 फेज सप्लाई। और दूसरा जो होता है आपका कंट्रोल वायरिंग होती है। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए हम यहाँ पे 95 96 करते हैं। मतलब ये थर्मल ओवरलोड रिले आपको दो तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक तो मोटर को प्रोवाइड करेगा, और दूसरा जो इसके अंदर में कॉइल है जो होल्डिंग का काम करेगा, उसको भी प्रोटेक्शन देता है हीट से। यानी एम्पियर रेटिंग अगर ज्यादा होगी तो ये ब्रेक कर देगा, दिस वन। तो 95 96 नंबर आपका क्या हो गया, एनसी है। तो जो हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे उसको 95 पे लगाएंगे, और 96 से वायर को लेकर के आगे हम पुश बटन वगैरह को देते हैं, है ना। और यहाँ पे 97 और 98 नंबर भी है। तो 97 98 आपका जो होता है एनओ होगा, नॉर्मली ओपन। इस केस में क्या होता है 97 और 98 में, इसमें हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं 97 में सिंगल फेज सप्लाई, और 98 से निकाल लेते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो एनओ है तो थोड़ी इंडिकेटर जलेगा, है ना। नहीं जलेगा बिल्कुल। लेकिन अगर ये नीचे वाला ट्रिप कर जाता है, उस केस में आपका जो 95 96 है वो एनओ हो जाएगा, और 97 98 आपका एनसी हो जाएगा। और आपके पैनल के ऊपर एक लाइट लगी होगी, वो लाइट ऑन हो जाएगी। उससे इंजीनियर को पता लग जाता है कि आपका जो थर्मल ओवरलोड रिले है वो ट्रिप कर गया है। ट्रिप करने के कारण क्या होगा, मोटर आपकी ऑफ हो जाएगी। फिर आप ये रेड कलर के बटन को दबा के रखते हैं, थोड़ी देर में टिक से आवाज आएगी, और फिर ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ये थर्मल ओवरलोड रिले, दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जहां पे एमपीसीबी नहीं लगा होगा, मोटर प्रोटेक्शन, तो आपका थर्मल ओवरलोड रिले लगा होगा। ये अलग अलग डिजाइन में आते हैं, लेकिन फंक्शन सबका सेम है। ये 3 पिन आपके इसके नीचे को चला जाता है, और यहाँ से 3 पॉइंट से आपकी मोटर को चली जाती है, और ये प्रोटेक्शन के लिए 95 96 नंबर यूज करते हैं। आगे हम थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा कर लें कि यहाँ पे आपका L1 L2 L3 ये 3 पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे आपका T1 T2 T3 है। नाउ यहाँ पे भी आप कुछ होल्स देख पा रहे हैं। तो ये सबसे लास्ट में क्या है, A1 है, और ये इसके नीचे A2 है। A1 पे आप सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, और A2 पे आप वहां से सप्लाई को न्यूट्रल सप्लाई देंगे। A1 पे, यानी A1 और A2 कहते हैं इसको एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स। मतलब उसके बीच में एक कॉइल लगी होगी, कॉइल इसके अंदर है ना। कॉइल, सिंपल कॉइल, कोई भी ऐसे लिया प्लास्टिक का, उसके ऊपर में रैप कर दिया कॉपर की वायर, तो 2 टर्मिनल निकल जाएंगे। अभी 2 टर्मिनल पे अगर आप सप्लाई दे देते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू वो सारी चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी, जितनी भी लोहे की चीज होगी। तो जैसे ही हमने A1 और A2 पे सप्लाई दिया, तो इसके अंदर में कॉइल क्या हो गया, एनर्जाइज हो गई, और ये अपने इसको खींचेगा, क्योंकि इसके अंदर में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग को खींचता है। एक्चुअली ये स्प्रिंग को खींचेगा, और स्प्रिंग इसके अंदर को चली जाएगी। ये वाली दिख रहा होगा आपको, है ना, ये अंदर को चली जाएगी। और जैसे ही अंदर गई, तो जितने भी L1 T1 थे NO, वो क्या हो जाएंगे, आपके NG हो जाएंगी। यानी L1 L2 L3 किससे कनेक्ट हो जाएगा, T1 T2 T3 से। नाउ आगे हम बात करेंगे, 2 छेद और हैं यहाँ पे। एक होल है आपका 13 नंबर 14 नंबर, जो NO कॉन्टेक्ट होगा नॉर्मली ओपन। जब A1 और A2 पे सप्लाई देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 13 14 जो NO था वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक NC भी है बीच में, मिडिल में, जिसका नंबर है 21 और 22। 21 और 22 पे क्या होगा, वो आपका NC होता है। लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्टर कॉइल आपका हाई होगा, वो आपका NO में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, क्या चीज है, वो थोड़ा सा हम और देखते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एप्लीकेशन यूज करेंगे, जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम कैसे ऑन करें। हम लोगों ने बीटेक में, डिप्लोमा में, हर जगह पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार और देखते हैं। और अभी शायद मैं दिखाऊंगा, तो कुछ लोग जिनको नहीं भी आता होगा ना, उनको भी काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम स्टार डेल्टा कनेक्शन और ड्यूल स्टार्टर करते हैं, और क्यों करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन, ड्यूल स्टार्टर हम क्यों नहीं यूज करते, है ना। कहीं कहीं कहाँ पे, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये एक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। सर कैमरा बंद कर दीजिएगा, अपने अपने कैमरा बंद कर दीजिए।
हाँ, जो सर आपसे बोल रहा हूं मैं, अपने कैमरा बंद कर दीजिएगा प्लीज। चलिए दिखाता हूं मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग। हाँ, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है, ये पिक्चर आपका पीएलसी के साथ भी यूज होगा और साथ साथ आप बिना पीएलसी के भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही कल जो बताया था आपको सेलेक्टर स्विच, उस सेलेक्टर स्विच का यूज किया हुआ है हमने, और उस सेलेक्टर स्विच के थ्रू हम या तो ऑटो मोड में चलाएंगे या तो मैनुअल मोड में। तो यहाँ आपको ये भी पता लग जाएगा, वायरिंग कम से कम पता लग जाएगी कि पीएलसी से अगर वायरिंग हो रही है, पीएलसी से अगर हमें डायरेक्ट ऑनलाइन चलाना है मोटर को, तो हम कैसे चलाएंगे। तो उसके पहले एक दो लाइन और मैं बता देता हूं कि हम मोटर को 5 एचपी तक के मोटर को हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के थ्रू चलाते हैं, ड्यूएल स्टार्टर, है ना, 5 एचपी तक। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर मार्केट में तो 3 एचपी और 2 एचपी में भी जो कनेक्शंस होते हैं मोटर के, वो स्टार डेल्टा में मौजूद हैं, है ना। मतलब स्टार डेल्टा में 6 कनेक्शंस होते हैं और ड्यूल स्टार्टर में केवल 3। जो टर्मिनल ब्लॉक होता है ना, टर्मिनल बॉक्स मोटर के ऊपर में जो लगी होती है, उसमें किसी में 3 होगा, RYB आप दे देते हैं, और किसी में 6 वायर्स निकली होती है, 6 वायर्स। तो आपने अभी कहा कि जो मोटर की रेटिंग है वो 5 एचपी के बाद हम स्टार डेल्टा कनेक्शन यानी 6 टर्मिनल वाले यूज करेंगे। तो मैंने तो 2 एचपी वाले मोटर में भी देखा है स्टार डेल्टा कनेक्शन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम मोटर को चलाते हैं तो मोटर हमारी 3 से 5 गुना करंट ज्यादा लेती है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जैसे ही मोटर को स्विच ऑन करेंगे, आप अपने घर में भी देखे होंगे कि जो छोटी सी मोटर होती है हाफ एचपी की सिंगल फेज, अगर आप उसको स्विच ऑन करेंगे, अगर आपका घर टॉप फ्लोर पे है और मोटर आपकी नीचे लगी हुई है पानी भरने के लिए, तो आप अपने ट्यूबलाइट की तरफ देखिएगा या बल्ब की तरफ देखेंगे, जब स्विच ऑन करेंगे तो एक हल्का सा फ्लक्चुएशन होता है। वो क्या होता है? वो 3 से 5 गुना करंट ज्यादा लेता है उस समय जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, रोटर को मूव कराने के लिए, है ना, ज्यादा करंट चाहिए। लेकिन वो इतनी छोटी मोटर है और इतना जल्दी वो स्पीड पकड़ लेता है कि उसमें इतना कम फ्लक्चुएशन होता है कि आपके जो एसी, फ्रीज या कुछ भी जो चीजें चल रही हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वही कहा गया कि अगर आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं और 5 एचपी मोटर तक के को आप चला रहे हो DOL स्टार्टर से और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है दूसरी मशीन में, क्योंकि जो करंट 3 से 5 गुना करंट जो ले रहा है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, कब तक? जब तक कि मोटर 80% रेटेड स्पीड पे ना आ जाए। ये थोड़ा सा किताबी भाषा बोल दिया मैंने, 80% रेटेड स्पीड। इसको हम नॉर्मल भाषा में समझेंगे कि अगर मोटर की आरपीएम जो है 1500 आरपीएम फुल आरपीएम है, तो उसका 80% 1200 1250 ऐसा मान लीजिए कि जब तक वो उस 1200 आरपीएम पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो 3 से 5 गुना करंट लेता रहता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं वो 3 गुना 4 गुना लेगा, और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती जाती है वो एम्पियर रेटिंग उसकी कम होती जाएगी और जितना नॉमिनल होता है उतने पे आके रुक जाएगा। तो जो स्टार्टिंग में जो करंट होता है जब छोटी मोटर होती है तो वो इतने कम समय में फुल स्पीड पे आ जाता है कि दूसरी जो चीजें हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होता। लेकिन अगर मोटर की रेटिंग ज्यादा हो गई या फिर मोटर छोटी ही मोटर है, 3 एचपी का मोटर है, और उसके ऑन ऑफ करने से आपकी दूसरी मोटर शटडाउन कंडीशन में चली जा रही है या दूसरा पैनल को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में हम छोटे मोटर के साथ भी हम स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। अब स्टार डेल्टा जो कनेक्शन है वो हम बस केवल और केवल जो फ्लक्चुएशन, अगर हम मोटे तौर पे समझें तो जो फ्लक्चुएशन अराइज हो रहा है क्या कहते हैं लाइन में पैरेलल, जैसे ये लाइन है 3 फेज लाइन है और यहाँ पे हमने एक ड्यूल स्टार्टर बना रखा है और इसके साथ मैंने एक और एलईडी या कुछ भी ऐसा जला रखा है, मोटर चला रखा है, इसके ऑन ऑफ करने से इसमें प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया हुआ है, तो हमें ड्यूल स्टार्टर को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि जो 3 से 5 गुना करंट ले रहा है उसके कारण, इसमें फ्लक्चुएशन के कारण ये ऑफ कंडीशन में चला जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, ड्यूल स्टार्टर को हटा के हम स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं। क्या होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन में? स्टार डेल्टा कनेक्शन में जो 3 से 5 गुना करंट फ्रॉम द लाइन सप्लाई से ले रहा था अब वो नहीं लेगा।
जब वो नहीं लेगा तो फिर आपकी इंस्ट्रूमेंट, दूसरी इंस्ट्रूमेंट जो पैरेलल कनेक्टेड जो चीजें होंगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए अब हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को पहले हम समझते हैं। हमने क्या लिया, 3 फेज सप्लाई ले ली, 1, 2 और 3 फेज सप्लाई ले ली और 3 फ्यूज भी लगा दिया हमने, 1 फ्यूज, 2 फ्यूज, 3 फ्यूज, और यहाँ पे एक इंडिकेटर भी लगा दिया RYB AC इंडिकेटर, जो कि आपके पैनल के ऊपर में दिखेगा। ठीक है, नाउ अब हमने क्या लिया, एक कॉन्टेक्टर कॉइल लिया जो आपको मैं दिखा रहा था अभी, ब्लैक और व्हाइट कलर का, जिसमें L1, L2 और L3, T1, T2 और T3 है। इसको हमने मेन कॉन्टेक्टर कॉइल लिख दिया। और उसके नीचे जो लगाया हमने वो थर्मल ओवरलोड रिले लगाया। इसका सिंबल ये होता है, थर्मल ओवरलोड रिले, जो कि मोटर को प्रोटेक्ट करेगा। इसमें हम एम्पियर रेटिंग सेट कर देते हैं। मान लेते हैं कि मोटर की रेटिंग जो है, एम्पियर रेटिंग जो ये ले रहा है वो 1.5 एम्पियर ले रहा है, तो मैं यहाँ पे 1.5 या 2 के आसपास में सेट कर दूंगा। अगर ये मोटर उससे ज्यादा लेगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिप कर देगा, आपकी मोटर सेफ जोन में चली जाएगी। ये क्यों ज्यादा लेगा, अगर मोटर का स्प्रिंडल जो मूविंग पार्ट है उसके ऊपर लोड आपने ज्यादा दे दिया तो मोटर की टेंडेंसी होती है कि वो घूमे उसी स्पीड पे जितने के लिए वो बना हुआ है। उस केस में वो सरप्लस एनर्जी लेना शुरू कर देता है ऊपर से, कहां से, लाइन से, ज्यादा करंट लेगा। और ज्यादा करंट जब इसको मिलने लगेगा तो क्या होगा, ये गर्म होगा, और गर्म होने के बाद ये जो वायर है ये भी गर्म हो जाएगी और यहाँ तक इसको सप्लाई गर्मी यानी हीट यहाँ तक पहुंचा देगा और वो ट्रिप कर जाएगा। इज इट ओके? तो इसके अंदर में सेटिंग होती है कि आपने 2 एम्पियर यहाँ सेट कर दिया है, तो 2 एम्पियर के बराबर जितनी ऊष्मा, जितनी टेम्परेचर आएगी उतने तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जुड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही उससे ज्यादा आएगा वो क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला 3 से 5 गुना करंट ज्यादा लेता है, वो इतने कम देर के लिए लेता है कि वो गर्म ही नहीं हो पाता। आप मेरी बात समझिएगा, वो इतनी कम देर के लिए लेता है। मोटर फुल स्पीड आने में कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 5 सेकंड, 7 सेकंड, बहुत बड़ी मोटर है तो 10 सेकंड ले लेगा, 8 सेकंड ले लेगा। उतने देर में ये गर्म नहीं होता और ये ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली इसके ऊपर लोड आपने ज्यादा दे दिया, 2 एम्पियर से ज्यादा लगातार आपने लोड कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करंट ज्यादा लेना शुरू करेगा और एक वो लेने के कारण ये अंदर में गर्मी पैदा करेगा और ये फिर वापस इस वायर के थ्रू टेम्परेचर को भेजेगा और ये ट्रिप कर देगा। यही इसका काम है, यही इसका फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, L1, L2, L3, T1, T2, T3, उसके ऊपर में आपने सर्किट ब्रेकर लगा रखा है। सर्किट ब्रेकर क्या होगा, MCB। अब MCB की रेटिंग क्या होगी, इसके रेटिंग के अकॉर्डिंगली होगी। इसका जो रेटिंग होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देते हैं। आपने कल MCB के बारे में पढ़ा हुआ है कि 5 से 10 टाइम्स फुल लोड करंट, अगर ये जो है आपका 2 एम्पियर है तो 10 एम्पियर तक ये ट्रिप नहीं करेगा, है ना। 10 एम्पियर तक जाता है तो भी ये ट्रिप नहीं करेगा, लेकिन 10 एम्पियर के बाद अगर लगातार 5 सेकंड या 10 सेकंड तक ऐसा जाता रहेगा तो ये भी ट्रिप कर देगा। डबल प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन आपका यहाँ हो गया, दूसरा प्रोटेक्शन यहाँ हो गया मोटर के लिए। नाउ इसे हम कहते हैं पावर सर्किट डायग्राम। ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये है आपका पावर सर्किट डायग्राम, और इसी में हमने बना दिया कंट्रोल सर्किट डायग्राम। तो पावर सर्किट डायग्राम में कुछ भी नहीं होता है सर, 3 फेज लिया, MCB को दिया, MCB से L1, L2, L3 को दिया RYB, और यहाँ T1, T2, T3 से आपने कनेक्ट करना ही है, क्या कहते हैं, थर्मल ओवरलोड रिले, और वहां से जो 3 फेज सप्लाई आएगी मोटर को दे दिया UVW। दैट्स इट। बात सर है मेरा, हाँ जी सर। हाँ सर, इसमें जो हम लोग इसमें ना लोड के बारे में सर है कि जैसे इसमें इनरश करंट आपने बताया 3 से 5 सेकंड के लिए रहेगा ये, तो हम लोग जो MCB है उसका क्या रेटिंग लेंगे फॉर एग्जांपल, और दूसरा फ्यूज जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो फ्यूज का कितने रेटिंग का हम लोग फ्यूज लगाना चाहिए, कितना कैपेसिटी तक सस्टेन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लोड मान लीजिए 450 मिली एम्पियर पर लोड है और उसका इनरश करंट 3 एम्पियर का है, तो मुझे कितने रेटिंग का फ्यूज लगाना चाहिए और MCB को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हाँ, नेचुरल सी बात है, जो आप फ्यूज लेंगे वो 3 एम्पियर से ज़्यादा कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे कि 3 एम्पियर से ज़्यादा अगर ये करंट लेने लगेगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे MCB जो यूज़ करेंगे वो इसकी रेटिंग के अकॉर्डिंगली होगा, जो इसकी रेटिंग होगी। अब इसका रेटिंग कैसे निकालेंगे आप, तो मोटे तौर पे क्या है, एकदम मोटे तौर पे आपको वो लोड कैलकुलेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ।
लोड कैलकुलेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम सिलेक्शन करते हैं एम्पियर रेटिंग पे। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही बात कर लूँ, चर्चा कर लें कि अगर मोटर की रेटिंग है आपकी 1 HP तो वो 1.5 एम्पियर लेगा, ठीक है। अभी कुछ पैनल वाले क्या करते हैं, वो पावर फैक्टर 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.5 HP मतलब 1.5 एम्पियर जो ले रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय अगर 0.8 से करेंगे तो और कम आ जाएगा। हम 1.5 एम्पियर ही मान के चलते हैं कि ये पावर फैक्टर जो है वो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.5 एम्पियर का आता नहीं है, आप यहाँ पे ले लेंगे 2 एम्पियर का MCB। क्लियर है? हेलो, ठीक है। और बाकी जब मैं लोड कैलकुलेशन आपको बताऊंगा उस केस में आपको और ज़्यादा डिटेल अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सर्किट ब्रेकर है आपका, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है और सर्किट ब्रेकर आपने MCB लिया हुआ है। उसके बाद आपने थर्मल ओवरलोड रिले का जो 95-96 नंबर था ना, उसका कनेक्शन आपने यहाँ पे कर दिया। मतलब एक वायर लिया, MCB को दिया, MCB से दूसरे टर्मिनल को निकाला और इसके 95 को दे दिया और 96 से वायर को निकाला और सेलेक्टर स्विच को दे दिया आपने। सेलेक्टेड स्विच से आपने एक 0 पे डाल दिया इसको, 1 और 2, यानी इसमें सप्लाई आ रही है आपकी 1 और 2। ये 1 पे कर देंगे तो PLC से कनेक्शन हो जाएगा, अगर 2 से कर देंगे तो PLC से कनेक्शन हट जाएगा। ना अभी मैं क्या करता हूँ, 2 से कनेक्ट कर देता हूँ सीधा सीधा। 2 से कनेक्ट किया तो उसके बाद नीचे सप्लाई आएगी और हम स्टॉप बटन लगा देते हैं, और स्टॉप बटन के बाद फिर आप एक स्टार्ट बटन लगाते हैं, और स्टार्ट बटन के बाद आपने क्या कर दिया, एक कॉन्टेक्टर कॉइल लगाया, और कॉन्टेक्टर कॉइल में आपका A1 और A2 होगा। A1 पे आपने दे दिया, स्टार्ट बटन से निकाला और उसके एक्सिलरी कॉन्टेक्ट A1 को दे दिया, और A2 से आपने न्यूट्रल को सप्लाई दे दी। नाउ अब क्या है कि जैसे ही आपने बटन को प्रेस करेंगे तो A1 को सप्लाई चली जाएगी, A2 से लगातार न्यूट्रल जा रही है ऑलरेडी, तो कॉइल आपका एनर्जाइज हो जाएगा, जितने भी NO कॉन्टेक्ट होंगे वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपकी NC में कन्वर्ट हो गई, मोटर आपकी चल पड़ी। लेकिन अगर आप इसको रिलीज करते हैं पुश बटन को, तो क्या होगा, ये होल्डिंग खत्म हो जाएगा क्योंकि A1 को सप्लाई जानी बंद हो गई। तो उसी को होल्डिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो 13 और 14 नंबर है, 13 को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है स्टार्ट बटन के ऊपर से, और 14 को हमने स्टार्ट बटन के नीचे से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से 14 लिया, मान लेते हैं कि यहाँ पे 13 लिखा हुआ है और यहाँ 14 है, तो 13 से वायर निकाला और इसके स्टार्ट बटन को ऊपर वाले को दे दिया, और 14 से निकाला और इसके नीचे को दे दिया। अब क्या होगा कि जब हम स्टार्ट बटन दबा रहे हैं तो सारे के सारे आपके NC हो गए ये वाले, और ये भी आपका NC हो गया, यानी अभी सप्लाई कॉन्टेक्टर कॉइल को इधर से भी जा रहे हैं और इधर से भी जाने लगी। अब आप बटन को रिलीज भी कर दोगे ना तो सप्लाई आपकी इधर से जाती रहेगी ऐसे, और आपकी मोटर चलती रहती है। जब आप स्टॉप बटन दबाएंगे तो क्या होगा, सप्लाई ब्रेक हो जाएगी और होल्डिंग आपका ब्रेक हो जाएगा और मोटर आपकी स्टॉप हो जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी PLC के साथ कनेक्शन है तो कैसे करेंगे। PLC में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई PLC में बताओ, है ना। तो PLC अभी मैंने लिया नहीं इसलिए मैं कुछ भी बात ज़्यादा नहीं करूंगा, बस इतना ही बात कर रहा हूँ कि फ्रॉम PLC आउटपुट, जो आउटपुट आ रही है, मान लेते हैं आउटपुट नंबर 0 से जो सप्लाई आ रही है उसको हम DC 24 वोल्ट रिले एक लेंगे, और रिले लेने के बाद आप क्या करेंगे, 2 नंबर हमारे पास जो रिले है उसमें A1 और A2 यानी एक एक्सिलरी कॉन्टेक्ट है जिसमें कॉइल लगी हुई है, तो 2 नंबर और 7 नंबर पे आप फेज सप्लाई देते हैं। तो DC रिले है, जो कॉइल होगी उस पर लिखा रहेगा DC 24 वोल्ट। अच्छा 24 वोल्ट ही क्यों लिया हमने रिले, क्योंकि जो आउटपुट आ रही है PLC वो 24 वोल्ट आ रही है, और जितनी भी PLC है सब में 24 वोल्ट आ रही है ना। तो 24 वोल्ट का रिले लिया, 2 नंबर पे हम PLC के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे और 7 नंबर को हम निगेटिव से कर देंगे SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई रेक्टिफायर से, माइनस से कनेक्ट कर दिया। जब जब PLC में सप्लाई आएगी ये कॉइल आपका एनर्जाइज हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको 0 से 1 पे कनेक्ट कर दिया है सेलेक्टर स्विच से, और यहाँ से सप्लाई आपकी इधर से होके यहाँ तक आ रही है, इधर नहीं जा पा रही क्योंकि A1 को डायरेक्ट, मतलब इसको हमने बाईपास कर दिया, इतने को यहाँ से गई और इधर चली आएगी A1 को। तो जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ये NO से NC हो जाएगा, और ये सप्लाई आपकी इधर से इधर को चली जाएगी और A1 पे सप्लाई आ जाएगी, कॉइल आपका एनर्जाइज हो जाएगा और मोटर ऑन हो जाएगी। तो कहते हैं कि PLC से हमें ऑन ऑफ करवाना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब PLC में प्रोग्रामिंग है कि 5 मिनट तक ये ऑन रहेगा और 2 मिनट तक ऑफ रहेगा, ऐसा।
तो 5 मिनट तक ऑन रहेगा आपका, ये कॉइल एनर्जाइज होगी, 5 मिनट तक ये ऑन रहेगा और 2 मिनट तक फिर ऑफ हो जाएगा, फिर 5 मिनट ऑन रहेगा, 5 मिनट 2 मिनट ऑफ। इस तरह से हमने प्रोग्राम कर रखा है पीएलसी में, ये अपने आप आपका ऑन ऑफ होता रहेगा। इज इट ओके? तो ये हाँ जी क्वेश्चन है सर। हाँ जैसे कल बताया था, जैसे हम लोग सिलेक्टर स्विच होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग डीसी कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर जैसे दिखाया गया है सर, तो मतलब ये वापस एसी से भी कनेक्टेड है यहाँ। मैं बता रहा हूँ सेलेक्टर स्विच बहुत तरह के होते हैं। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको मैं। ये है सेलेक्टर स्विच, तो ये ऑटो मोड में है और इधर मैनुअल मोड में है। तो ये वाला हम सेलेक्टर स्विच यूज करेंगे ब्रदर, है ना। ऑटो मोड मतलब पीएलसी में, और उस साइड ले जाएंगे तो मैनुअल हो जाएगा। अगर मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स करना है आरडीएल स्टार्टर, तो आरडीएल स्टार्टर में आपका ये लगेगा, दिस वन, ये आर लिखा हुआ है यानी रिवर्स, उधर क्या लिखा होगा एफ मतलब फॉरवर्ड, और बीच में ऑफ। तो डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर स्विचेस आते हैं हमारे पास, और इसका कनेक्शन इतना आसान होता है, मतलब साफ साफ इसके पीछे लिखा रहता है कि आपको ये कनेक्ट करना है, आपको ये कनेक्ट करना है, आपको ये कनेक्ट करना है। तो मैंने जो अभी लिया हुआ है वो ये वाला लिया हुआ है सेलेक्टर स्विच, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो अभी आपके पास जो कंफ्यूजन था कि हम जो सेलेक्टर स्विच लेते हैं वो डीसी के लिए लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको देख लीजिएगा, इसमें आपका क्या है, दो फेज है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ये देखिए ऑफ हो गया। अगर आपको रेड और न्यूट्रल का यूज करना है तो ये यहां पे क्लिक कर देंगे। तो ये अगर मान लेते हैं कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये डीसी, क्या आप इसको डीसी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं आप? ऑटो मैनुअल में या कोई किसी को भी आप डीसी में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एसी में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जिसको हम एसी में कर रहे हैं उसको डीसी में भी कर सकते हैं हम। और भी सारे सेलेक्टर स्विचेस होते हैं, दिस वन, ये आपका सेलेक्टर स्विच है। डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर स्विचेस आते हैं, लेकिन सबका काम वही होता है, सेलेक्ट करना कि किसको किसके लाइन में जोड़ना है आपको। हमारे पास जो एक सेलेक्टर स्विच है, वोल्टेज चेक करना है, तो वोल्टेज के लिए क्या चाहिए आपको, एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। तो हमारे पास जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वहां पे वोल्टेज जो है आपका फेज और न्यूट्रल को कनेक्शन करता है। तो मैं एक ऐसे नॉब को, इस नॉब को ऐसे मूव करूंगा तो आर और न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है और उसकी वोल्ट मीटर पे सप्लाई आ जाती है। नीचे कर दिया तो वाई और न्यूट्रल, और नीचे कर दिया, इस साइड कर दिया तीसरा फेज, तो बी और न्यूट्रल उसका, यानी तीनों फेज का हम अलग अलग चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर में कनेक्शंस भी वैसे ही होते हैं कि यहाँ पे एक पे न्यूट्रल दे दिया, 3 पे आपने दे दिया आर वाई बी। अब यहाँ से हम ऐसे घुमाते जाएंगे, वो अपने आप वो आपको सेलेक्टर स्विच वो कनेक्ट करेगा और वोल्ट मीटर को सप्लाई दे देगा। ठीक है जी। तो जो आ रहा अभी, एक मिनट, हाँ, तो ये है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आपको मैंने बताया, अच्छा रिले, आप लोगों ने रिले देखा होगा, नहीं भी देखा हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अलग फील्ड में वर्क कर रहे होंगे या जो भी है। तो रिले एक बार थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, शायद आप लोगों ने देखा ही हुआ है, नो इशू। ये है आपका रिले, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा रिले है। ये रिले का बेस होता है, और हमारे पास जो रिले है वो 8 पिन का है, 8 पिन का। ये इसमें पिन्स लगी हुई हैं, तो इन पिन्स को सप्लाई देने के लिए हम ये वाला बेस यूज करते हैं। जैसे कि बल्ब को जलाने के लिए आप होल्डर यूज करते हैं, वैसा ही ये आपका पिन होता है। देखिए ये टोटल 8 होल्स हैं और ये आपके 8 पिन है। ये 8 पिन इसमें चले जाएगा। इसमें घाट होता है, स्लॉट होता है। ये आपका ऐसे वैसे कैसे भी नहीं जाएगा, बस जब भी जाएगा तो एक ही तरीके से जाएगा। तो गलती से भी यहाँ पे गलती नहीं होती है ना। ऐसे फिट हो गया, ये फिट हो गया। और जो कनेक्शन है हम यहाँ पे देते हैं, और यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये आपका कॉइल है, और कॉइल पे लिखी होती है डीसी, एसी या व्हाटएवर, जो भी आप जैसा भी ले रहे हैं। अगर डीसी है तो कितने वोल्ट का है, एसी है तो कितने वोल्ट का है। और उसके बाद इसके ऊपर में यहाँ पे डायग्राम भी बना होता है। तो अगर आपने लाइफ में एक बार भी, सिंगल टाइम भी अगर आपने रिले की वायरिंग कर ली, तो किसी भी कंपनी का हो, जैसे ये कंपनी जो है वो सीई कंपनी का है, और दूसरी कंपनी में उसके नंबरिंग चेंज होते हैं, लेकिन जो फंक्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है,
अभी नेक्स्ट हम टॉपिक पे चल रहे हैं। आगे आपका आरडीओल स्टार्टर। अब आरडीओल स्टार्टर के लिए जो सेलेक्टर स्विच हम यूज कर रहे हैं वो है आपका सर हाँ इससे पहले ना जो आपने प्रीवियस डायग्राम अभी दिखाया, इसमें शॉर्ट में ये बता दीजिए, जैसे हम लोग सिलेक्टर स्विच है, एमसीबी है, बाकी सारी चीजें हैं, उसमें रेटिंग किस किस हिसाब से हम लोग लेंगे? आवाज खुल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो रेटिंग होगी, अभी मान लेते हैं कि ये मोटर है आपका, मैंने ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया और मैंने बताया सर आपको। अच्छा, आपको बताया कि यहाँ पे जो रेटिंग होगा, ये जैसे मोटर है और मोटर को चलाने के लिए जितनी एम्पियर की होगी ये, उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे हम एमसीबी का। जैसे कि अगर आप एक अपने घर में जो यूज कर रहे हैं, वो आपकी जो रेटिंग होती है वो 2 एम्पियर की होगी या 6 एम्पियर की होगी, ठीक है, एमसीबी की बात करेंगे। तो आप क्या उस पर टोटल 6 एम्पियर लोड डालते हैं क्या? नहीं। अगर आप इमर्सन रॉड चला रहे हो ठंड के मौसम में, तो उसकी जो रेटिंग होती है वो 1.5 किलोवाट होती है, यानी 1500 वाटेज। अब 1.5 किलोवाट यानी कि अगर किलोवाट में है तो वो 2 एम्पियर लेगा, अगर 1 किलोवाट है तो वो 2 एम्पियर लेगा करंट। अगर मान लेते हैं कि आपका एमर्सन रॉड 2 किलोवाट ले रहा है, कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा हमारे और आपके लिए, 2 किलोवाट है और तो वो 2 एम्पियर लेगा, 4 एम्पियर लेगा, क्योंकि 1 किलोवाट जो होता है, एक्चुअली सर पता है ये जो रेटिंग है ना, वो मैं आपको बताने वाला था लोड कैलकुलेशन में, लेकिन आप बार बार इसी पे पूछ रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करता हूं इस पे। अभी आपका क्या है कि मान लेते हैं कि आपका 2 किलोवाट का एक लोड है और आपने कनेक्ट कर दिया है किसी सॉकेट से, और उस सॉकेट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? एमसीबी। और एमसीबी की जो रेटिंग होगी वो 6 एम्पियर की होगी, और वो जो सॉकेट भी होगा वो भी कम से कम आपका 6 एम्पियर का होता है, जो पावर केबल होता है, पावर प्लग होता है जो हमारा, तो 6 एम्पियर का है। आपने लोड को ऑन कर दिया, आपका ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे तो क्या होता है कि 2 एम्पियर का भी आपका एमसीबी आता है, छोटा सा 2 एम्पियर का एमसीबी आएगा, और एक एक रूम के लिए, अलग अलग रूम के लिए एक एक एमसीबी असाइन किया जाता था हॉस्टल में, है ना। और वहां पे एमसीबी जो है 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर से ऊपर अगर इस रूम में ज्यादा यूज होगा तो क्या होगा, वो ट्रिप कर जा रही थी, ठीक है। ये रियल एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं। अब हो क्या रहा है कि 2 एम्पियर हम लोड है हमारे पास 1.5 किलोवाट यानी 1500 वाट, और हमें पता है कि 1 किलोवाट जो है वो 2 एम्पियर लेता है, तो 1.5 किलोवाट कितना लेगा? 3 एम्पियर। और जो आपका एमसीबी है वो कितना एम्पियर का है? 2 एम्पियर का। अगर आप आयरन चलाते हैं तो वो आपका 750 वाट का होता है, तो वो आपका 2 एम्पियर से भी कम होगा, है ना। अगर आप एक आयरन चलाते हो और आयरन की जो रेटिंग होती है 750 वाट है, तो वो आपका 1 किलोवाट 2 एम्पियर ले रहा है, तो 2 एम्पियर से कम लेगा वो, तो आपका एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप इमर्सन रॉड लगाएंगे और आपकी एमसीबी 2 एम्पियर की है, तो जो आपका इमर्सन रॉड है वो आपका कितना ले रहा है? 1.5 किलोवाट है तो कितना लेगा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर ले रहा है और एमसीबी आपने 2 एम्पियर का लगा रखा है, क्या होगा? थोड़ी देर में वो ट्रिप कर जाएगा, थोड़ी देर मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट वो ट्रिप कर जाएगा, बार बार ट्रिप करेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 2 एम्पियर से ऊपर लगाना पड़ेगा। मार्केट में 2 एम्पियर के बाद अब आपके पास आ रहा है 6 एम्पियर का, लेट सपोज, तो आप क्या लगाएंगे? 6 एम्पियर। इज इट ओके? अब जब आपने 6 एम्पियर का लगाया है, लेकिन वायर जो आपने की हुई है, वायरिंग जो की हुई है पैनल की या घर की, वो तो 2 एम्पियर के बराबर की हुई है, हमें सपोर्ट है ना। लेकिन आप लोड कितना चला रहे हैं? 3 एम्पियर। तो क्या होगा? एमसीबी तो नहीं गिरेगा, है ना, एमसीबी तो ऑफ नहीं होगा, लेकिन आपकी वायर क्या हो जाएगी? गर्म होने लगेगी नॉर्मल से ज्यादा। और आप ऐसे ही लगातार चलाते जाएंगे तो वायर धीरे धीरे करके वो पूरी गर्म होती रहेगी हमेशा, और अंदर में वो शॉर्ट सर्किट का रीजन बनेगा, कारण बनेगा। तो इस तरह से हम लगाते हैं कि जितना लोड है हमारा उससे थोड़ा सा ज्यादा हम एमसीबी की रेटिंग लगाते हैं, थोड़ी सी ज्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज में आता है, 2 एम्पियर 6 एम्पियर ऐसे करके, है ना। अगर उससे कम आ रहा है, मतलब आपको जितना लोड है उससे जस्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। जो एग्जैक्ट सेटिंग है वो आपको थर्मल ओवरलोड रिले में करना पड़ता है, तो वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे दिवाली वाड़ी कहीं नहीं सर है जुगाड़?
आप ये देख पा रहे होंगे व्हाइट कलर का, और ये आप ऐसे करके मूव करते हैं, ये देखिए ये हमने मूव कर दिया, और यहाँ पे लिखा होता है कितने एम्पियर है, उतने एम्पियर हमें यहाँ से सेट करना होता है, कितने एम्पियर आपको कितने एम्पियर पे ट्रिप करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप एग्जैक्टली यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि कितना ये मोटर लेगा। अच्छा, आपका जो आपने जो लोड कैलकुलेशन किया मोटर का, वो किया आपने कि 2 एम्पियर ले रहा है, मान लेते हैं ऐसा लोड कैलकुलेट किया कि 2 एम्पियर, ये नॉमिनल, जब ये फुल स्पीड पे आएगा तो ये 2 एम्पियर केवल लेगा। आप यहाँ पे 2 एम्पियर सेट कर देते हैं। अब 2 एम्पियर से ज्यादा अगर लेने लगेगा तो कुछ टाइम वेट करेगा, ऐसा नहीं होगा ये कि ये तुरंत में आपका ट्रिप कर देगा। ये कुछ टाइम, कम से कम 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट के बाद ही ये ट्रिप करेगा, जब लगातार सप्लाई ज्यादा जा रही है तभी, क्योंकि टॉलरेंस होता है, कभी कभी आपका लोड ज्यादा आ गया और फिर तुरंत में कम हो गया तो ये तुरंत में ट्रिप नहीं करेगा, नहीं तो इंजीनियर परेशान हो जाएगा बार बार इसको रीसेट करने में। इज इट ओके? क्योंकि इतना खतरनाक, हाँ दूसरा प्रोटेक्शन है, वो तुरंत 0.04 सेकेंड यानी 4 मिली सेकेंड में ही ये ट्रिप कर जाएगा। कब? ओवरलोड पे नहीं होगा तुरंत में ट्रिप, ना ये ट्रिप होगा ना ये ट्रिप होगा तुरंत में, क्योंकि ओवरलोड में गर्मी होगी, एम्पियर रेटिंग लेगा और फिर ये ऊपर तक गर्मी जाएगी और तब ट्रिप करेगा। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट बहुत हाई हो जाता है, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा ये क्या करेगा, तुरंत मतलब मिली सेकेंड में आपको ये ट्रिप कर देगा शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में। तभी आपने देखा होगा कि एमसीबी पे जब आप लोड बढ़ाते हो तो तुरंत ट्रिप नहीं करता, वेट होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है और तब ट्रिप करेगा, नीचे गिरेगा। तुरंत में ट्रिप नहीं करता कि स्विच ऑन किया और ट्रिप कर गया, है ना। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे लोड है तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत फटाक से ही गिर जाता है, ये आपने देखा होगा। तो ओवरलोड कंडीशन में थोड़ा टाइम लेता है, ये मेरा अपना अनुभव है। लेकिन पता नहीं संजय गया शॉर्ट सर्किट होगा तो ये तुरंत में आपका ट्रिप हो जाता है। बात हम कर रहे थे कि कितना हम एम्पियर रेटिंग कर लेंगे, तो मोटर की रेटिंग जो होगी आपकी, उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेट करते हैं जितना एम्पियर रेटिंग। तो मैं लोड कैलकुलेशन में आपको और ज्यादा डिटेल बताने वाला हूँ इसके बारे में। और उसमें जो मैंने एक वर्ड अभी आपके यूज किया क्या, कि आपने एमसीबी तो आपने 6 एम्पियर का लगा लिया, जो पहले 2 एम्पियर का था, बार बार ट्रिप करने के कारण आपने 6 एम्पियर का, मतलब उससे हायर रेटिंग का लगा लिया। लेकिन जो वायरिंग आपने की है वो तो 2 एम्पियर के बराबर की है, तो वायर आपका गर्म होने लगेगा। तो सिलेक्शन ऑफ वायर भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इस वाले पॉइंट पे या इस वायर से आप कौन सा लोड चलाना चाहते हो, तो कितने mm की वायर लगेगी, तो वो भी आपका एम्पियर रेटिंग के बेस पे ही होता है सिलेक्शन। और ये हम और आप डिसाइड नहीं करते, ये कैलकुलेशन के बाद निकल के एक लिस्ट आई हुई है, उसी को पूरी दुनिया फॉलो करती है। अनूप शर्मा की अच्छी पट रही है, आप वो लिस्ट शेयर कर सकते हो? सर सब करेंगे सर, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग अगर आपस में इंट्रोडक्शन लेंगे एक दूसरे का तो टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। मैं एक जनरल लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक जितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम यूज हमारे इंडस्ट्री में, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये नॉलेज हो पहले से, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे, और कुछ लोग होंगे कि शायद उनको नहीं नॉलेज होगा तो कैसे वायरिंग करते हैं, तो ये सबके लिए ठीक है। और इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं अभी तुरंत में 1-2 क्लासेस में खत्म नहीं करने वाला हूँ, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। और जो आपका एम्पियर रेटिंग है, मैं आपको चलो एक चीज दिखा देता हूँ। मैंने अपना हैंड नोट्स बना रखा है यहाँ पे। भिवाड़ी के लिए तो पवन सर को एक बार बोल दे, पवन सर कर रहे हैं लोकल मार्केट में काम। ये देखिए पवन सर से बोलना, सर ऐसे ऐसे बात के बारे में, अब हमारी नौकरी चली गई खतरे में, कह देना लेटर का पूरा मैंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, और इस प्रोजेक्ट को सबकी रेटिंग अलग अलग है। 7.5 HP है, 5 एम्पियर है, 30 किलोवाट है, 5 एम्पियर है, और इसका ना बुराई मत करना, कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कैलकुलेशन किया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई नो, मतलब हम लोग जानते हैं क्या 1 किलोवाट 2 एम्पियर लेता है और 1 HP 1.5 एम्पियर। अब ये कैसे आया है वो भी आपका बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे
कैसे आप कैलकुलेट करते, कैसे हमारे पास 2 एम्पियर आया, कैसे हमारे पास 1.5 एम्पियर आया, टोटल लोड हमारा 73 एम्पियर आ रहा है। तो एक लिस्ट है हमारे पास, मैं पूरा पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कि आपको बाद में जब रिवीजन करें तो आपको बहुत आसानी हो। आगे चलें, चलिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बाद है हमारा आरडीएल स्टार्टर। अच्छा, आरडीएल स्टार्टर को थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट मार दिया क्योंकि यहाँ पे हमने एमसीबी नहीं लगाई, आपकी यहाँ पे एमसीबी लगनी चाहिए थी, है ना। अब एमसीबी कैसे होगा, वही एम्पियर रेटिंग। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये कॉन्टेक्टर कॉइल के अंदर में जो कॉइल होगा वो कितने एम्पियर का होगा, तो 9 एम्पियर से शुरू होता है ब्रदर। जो कॉन्टेक्टर कॉइल है वो 9 एम्पियर से शुरू होता है। जिस कंपनी का मैं देखा है, लिस्ट देखा और चार्ट देखा है, मैं जब अपने एक्सपीरियंस में जब मैं वर्क कर रहा था तो 9 एम्पियर से स्टार्ट होता है। तो जितने भी छोटे छोटे मोटर होते हैं वो सब में आपके यही लगेंगी, यही कॉन्टेक्टर कॉइल सेम। लेकिन अगर आपकी कॉन्टेक्टर कॉइल मतलब आपका लोड ज्यादा है, 9 एम्पियर से ज्यादा है, यानी 10 रन आउट आ रहा है पेपर में। अब उसमें एक पॉइंट एक्सीडेंट हुई है मशीन और ये बता नहीं रहे ऑपरेटर। अब इसको घिस घिस के मैं 17 पे ला दिया। अब 17 पे से नीचे नहीं हो रहा। मैंने पूरा ट्राई कर लिया, अपनी तरफ से पूरा कर लिया। अब हमारे पास न क्लैंपिंग फोर्स है, न मेंडल है, न डायल स्टैंड है, फिर भी मांग के इसी कर रहा हूँ। अब ये करे मुझे नहीं पता, करके दे, हमें कैसे करके देगा मुझे नहीं पता। हाँ, और फिर मैंने कहा सर्विस इंजीनियर सपोर्ट चाहिए, कहना कि सर्विस इंजीनियर इटली से मंगाऊँ। हाँ, अब बोले अरे कहेंगे देखो मैं शिकायत कर रहा है। अब सर क्या बताएं, कभी कभी इतना ज़्यादा एक भी करें गेट भगा दूंगा गेट से बाहर। और एक होता है आपका रिवर्स डायरेक्ट ऑन स्टार्टर, यानी कि आप उसको रिवर्स में भी चला सकते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो ये क्वेश्चन आता भी है, हर जगह पूछा जाता है, हर गवर्नमेंट सेक्टर में पूछा जाता है कि हाउ वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोटर, मतलब कि रोटेशन उसका रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन आते हैं बहुत सारे। तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ कि कोई भी 2 फेज को आप इंटरचेंज कर देंगे तो मोटर आपकी रिवर्स में चलने लगेगी। 3 फेज मोटर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम डीसी मोटर की बात करेंगे तो उसमें पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका 2 कॉन्टेक्टर कॉइल है और दोनों कॉन्टेक्टर कॉइल में आपने L1 L2 L3 और यहाँ पे भी L1 L2 L3 दोनों में सेम सप्लाई दे दिया आपने, बिल्कुल सेम दे दिया। और यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आपने सीधे 3 फेज मोटर को दे दिया। ठीक है, ये आपका पुराने तरह से है। और इस साइड क्या होगा, अभी क्या है कि यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले भी लगा होना चाहिए, जो कि मैंने नहीं लगाया है, जस्ट लाइक दिस, ये वाला। मतलब जब भी टीम को रखे तो दबा के रखना चाहिए, चाहे मैनेजमेंट हो, मतलब अपना भारीपन बना के ही रखना चाहिए। ओवरलोड रिले यहाँ पे दिखाना, यहाँ तो उल्टा चल रहा है, ओवरलोड रिले के ऊपर होगा। तो यहाँ से वायर निकाला और एक जम्पर लगा के इसके कनेक्शन। दूसरी जो वायर आ रही है आपकी, इसका यहाँ से वायर निकाला और इसके तीसरे वाले में दे दिया, इंटरचेंज कर दिया। कोई भी 2 फेज को इंटरचेंज, तो मैंने दूसरे वाले को क्या कर दिया, ये तीसरे में दे दिया, और तीसरे से निकाला हमने और उसको दूसरे को दे दिया ऐसे। और यहाँ थर्मल ओवरलोड रिले लगा रहेगा और मोटर आपकी अगर बढ़ गए तो बोल। जब ये कॉन्टेक्टर कॉइल ऑन होगा तो ये वाली फॉरवर्ड चलेगी, और जब ये चलेगा चाहते हो तो मोटर रिवर्स चलेगी। लेकिन क्या दोनों कॉन्टेक्टर कॉइल एक साथ ऑन हो गया तो क्या करेंगे, तो एक धमाका होगा, शॉर्ट सर्किट होगा और आपकी एमसीबी गिर जाएगी। यानी कि 1 फेज और 2 फेज, दोनों फेज आपके शॉर्ट हो जाएंगे और आपकी मोटर रुक जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे 0 और 2, यहाँ सेलेक्टर स्विच है, हम 2 से कनेक्ट कर देते हैं। ये है आपका पावर सर्किट डायग्राम और इस साइड है आपका कंट्रोल सर्किट डायग्राम। कंट्रोल सर्किट डायग्राम में इस इधर की बात अभी हम छोड़ देते हैं, हम यहाँ की बात करेंगे। 0 और 2 को कनेक्ट किया, स्टॉप बटन लिया और 2 स्टार्ट बटन लेंगे। क्यों लेंगे 2 स्टार्ट बटन, क्योंकि हमें एक बार में फॉरवर्ड चलाना है और दूसरी बार में रिवर्स।
अगर दोनों को प्रेस कर देंगे, एक को प्रेस करेंगे तो मोटर फॉरवर्ड चल रही है, और दूसरे को अगर प्रेस कर दिया तो मोटर आपकी रिवर्स नहीं चलेगी जब तक कि आप स्टॉप बटन न दबाओ। इसको कहते हैं हम लॉकिंग। हमने अगर एक कॉन्टैक्टर कॉइल अगर आपका हाई हो गया है तो दूसरा कॉन्टैक्टर कॉइल आपका ऑन नहीं होगा जब तक कि आप स्टॉप बटन न दबाओ। तो इसका कनेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने एक स्टार्ट बटन लगाया और स्टार्ट बटन से जो ये वायर जा रही है ना, ये एक्चुअली में ये यहाँ जा रही है, इसके 21 को NC को जा रही है, और 22 NC से निकाल करके इसके A1 को जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा बनाता, ऐसे वायरिंग करता, ऐसे निकाला और ऐसे निकाल के फिर इसको ऐसे दिया तो अच्छा नहीं होता, दिखने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इंडिकेशन के तौर पे 21 और 22 लिखा हमने, और यहाँ पे NC लगा दिया, यहाँ पे NC है, और इसका नाम दे दिया K2। तो जो ऑटोकैड डायग्राम जो देख रहा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो वायर आएगी ना वो K2 के 21 नंबर को जाएगी और 22 से निकल के तब इसके A1 को आएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे भी कि जो ये स्टार्ट बटन है और यहाँ से स्टार्ट बटन से यहाँ से निकाला आपने, और ये 21-22 है, इसका K1 है, तो ये 21 नंबर इसके K1 को जाएगा और 22 से निकाल करके इसके A2 को देंगे, और यहाँ पे सॉरी A1 को देंगे और A2 से न्यूट्रल जाएगा। मतलब हमने एक दूसरे को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब होता क्या है कि जब आप स्टार्ट बटन दबाएंगे तो आपकी कॉन्टैक्टर कॉइल हाई हो जाएगी। अब ये कॉन्टैक्टर कॉइल हाई हो गई है तो इसका जो 21 और 22 नंबर है जो NC पहले से बना हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा, NO, नॉर्मली ओपन। यानी कि ये जो 21 और 22 K1 का 21 और 22 जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अब आप इस बटन को दबाओगे तो सप्लाई यहीं तक आएगी, आगे नहीं जा पाएगी, तो आपकी कॉन्टैक्टर कॉइल ये चलेगी ही नहीं। तो जो दो फेज जो शॉर्ट सर्किट होना था अब वो ब्रेक हो गई, मतलब वो शॉर्ट सर्किट कभी नहीं होगा। इसको हमने यहाँ दे दिया और इसको हमने यहाँ दे दिया। तो एक बार स्टार्ट बटन दबाएंगे मोटर आपकी फॉरवर्ड चलेगी, इसको प्रेस कर देंगे तो मोटर आपकी फॉरवर्ड नहीं आएगी क्योंकि ये ओपन है। अगर आपने स्टॉप बटन दबा दिया है तो क्या होगा, ये जो होल्डिंग है 13 और 14 नंबर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये आपकी ऑफ कंडीशन में आ जाएगी। जब ये ऑफ कंडीशन में आएगा तो जो K1 आपका बन गया था अब वो आपका NC हो जाएगा, और ये NC होने के कारण अब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो सप्लाई कंप्लीट होगी और आपका ये K2 आपका ऑन हो जाएगा और मोटर आपकी रिवर्स चलने लगेगी। तो ये बहुत ही आसान होता है। एक और होता है आपका कि एक बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर फॉरवर्ड चलेगी, एक बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर रिवर्स। तो क्या करते हैं कि एक ही बटन के अंदर में बंदे ने रिजाइन मारा, एक भी नौकरी नहीं दी। एक ही बटन के अंदर में मैं एक बार बटन आपको दिखा दूं, एक सेकंड रुक जाइए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट सभी को बढ़िया चल रहा है सर, नौकरी खतरे में है, कोई इंटरव्यू दिलवा दो। अरे हाँ साला हर छोटी छोटी चीज पे लेटर लिखो। ये आप देख रहे होंगे पुश बटन, लेटर लिखने वाली, ठीक है, ये है आपका पुश बटन और ये आपका पुश बटन का एलिमेंट है ग्रीन कलर का NO बटन, और ये आपका NC है और इसका एलिमेंट है। मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट को खोल लेता हूँ, यहाँ से ऐसे कनेक्शन से इसको खोल लिया, और खोलने के बाद इसी के ऊपर में यहाँ जो गैप बचा हुआ है यहाँ पे मैंने NC लगा दी। अब क्या होगा, ये जो बटन है जब अब मैं प्रेस नहीं करूंगा तो NC जो हमने लगाई है यहाँ पे लाल कलर की उससे सप्लाई जाती रहेगी, और जब मैं बटन को प्रेस करूंगा तो NC से सप्लाई जानी बंद हो जाएगी और NO से सप्लाई जानी शुरू हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे NC लगा देते हैं इस तरह से, ऐसा NO और NC दोनों के दोनों एलिमेंट एक ही बटन में लगा देते हैं, उसे कहते हैं हम इंटरलॉकिंग। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे कि आप RDL स्टार्टर आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है, मैं तो एक स्टार्ट बटन दबाता हूँ तो मोटर फॉरवर्ड चलती है, दूसरा प्रेस करता हूँ तो रिवर्स चलने लगती है, स्टॉप बटन दबाने की जरूरत नहीं होती। उसका कनेक्शन आपका क्या होता है कि जैसे ही आपने यहाँ पे ग्रीन बटन लिया हुआ है तो इसमें आपका क्या होगा, दोनों NO और NC दोनों होंगे, और इसमें भी आपकी NO और NC दोनों होंगी। जो वायर आपकी यहाँ डायरेक्ट इसमें आ रही है वो इसमें न आकर के पहले इसके NC को जाएगी और इसके NC से निकल के तब इसको यहाँ पे आएगी। उसी तरह से जो वायर आपकी डायरेक्ट यहाँ आ रही है यहाँ ना आके पहले इसके NC को जाएगा और तब इसके NO को जाएगा। तो होता क्या है कि जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाली NO तो एक्साइट होकर के मोटर को चला देगी, कॉन्टैक्टर कॉइल हाई हो जाएगा। लेकिन जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं ना तो ये वाली वायर यहाँ ना जाके पहले इसके NC को जाएगी, NC से निकल के तब इसके NO को आएगी। तो जब आप इस बटन को प्रेस करते रहते हैं उस केस में क्या होगा
कि आपका जो इसमें एनसी बना हुआ है, जो इसमें एनसी भी लिया हुआ है, वो पहले इसके स्टार्ट बटन के पहले आपने एनसी लिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, इसको सप्लाई को ब्रेक कर देगा और ये कॉन्टेक्टर कॉइल ऑफ हो जाएगी। अब ये आपकी मोटर चल रही है, ये वाली यानी रिवर्स चल रहा है अब आपका। अब आप फॉरवर्ड चलाना चाहते हो तो आपने इस बटन को प्रेस किया, लेकिन इस बटन को प्रेस करने से पहले वो जो वायर है वो कहाँ गई, इसके एनसी को गई हुई है। तो ये क्या करेंगे, जब आप बटन को प्रेस करेंगे ना तो एनओ तो एनसी में कन्वर्ट होगा, लेकिन एनसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनओ। तो यहाँ पे मान लेते हैं एनसी है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये वाली आपकी कॉन्टेक्टर कॉइल ऑफ हो जाएगी और ये मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज कर देगा। ये वाला जो आप यूज करते हैं इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। जो अभी हमने बनाया हुआ है इसको कहते हैं हम लॉकिंग। लॉकिंग में क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर कॉइल का एनसी इधर इधर लगा देते हैं, और इंटरलॉकिंग में एनसी बटन का लगाते हैं। ऐसे केसेस में, बटन वाले केसेस में कभी कभी क्या होता है कि जब आप बटन प्रेस करते हैं तो मोटर आपकी फॉरवर्ड चलती है, और जब दूसरा बटन प्रेस करते हैं तो मोटर आपकी रिवर्स चलेगी। लेकिन होता क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों के दोनों कॉन्टेक्टर कॉइल हाई हो जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, और उस केस में आपका एमसीबी तुरंत फट से गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों अगर कॉन्टेक्टर कॉइल ऑन हो गए हैं तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो ये वाला हम अवॉइड करते हैं, कौन वाला, इंटरलॉकिंग वाला, जिसमें हम एनसीबी यूज करते हैं, यहाँ भी एनसी यूज करते हैं। इस केस के लिए, स्पेशली इस केस के लिए हमें ये वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपका प्रॉपर वे में पहले स्टॉप होगा, देन आप दूसरे को चलाएंगे। जब आपको इसको चलाना होगा, आप स्टार्ट बटन कोई दबाएगा भी ना तो भी आपका क्या होगा, ये ऑन नहीं होगा जब तक कि आप स्टॉप बटन न दबाओ। लेकिन उस वाले केस में इंटरलॉकिंग में आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं चीजों को, एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों के दोनों कॉन्टेक्टर कॉइल ऑन रह जाते हैं फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। उस केस में आपका एमसीबी गिर जाएगा, मोटर ट्रिप कर जाएगी। नाउ अगर मैं इसको पीएलसी के थ्रू बनाना चाहूं तो पीएलसी में मैंने प्रोग्राम बनाया कि 7 सेकंड के लिए मोटर आपकी आउटपुट नंबर 1 आएगी, है ना, और 7 सेकंड के लिए आउटपुट नंबर 2 आएगी, और दोनों के बीच में 1 सेकंड का डिले दे दिया हमने। तो 7 सेकंड तक ये ऑन, 7 सेकंड तक ये आउटपुट नंबर 2 ऑन, फिर ये ऑफ हो जाएगा, फिर ये ऑन होगा, ऑफ ऑन होता रहेगा। तो हमने यहाँ से इसको ए को कनेक्ट किया, रिले लगाया, रिले को इधर से सप्लाई दे दी और इसको 3 नंबर यहाँ से दे दिया। उसी तरह से इसको भी यहाँ दे दिया और इसे दे दिया। ऊपर का पूरा कनेक्शन यहाँ तक की जरूरत ही नहीं, ये इतनी जरूरत ही नहीं। तो रिले लगाया और कॉन्टेक्टर। तो एक क्वेश्चन भी आता है या फिर माइंड में चलता है कि भाई आउटपुट जो है आपकी क्या आ रही है, डीसी सप्लाई आ रही है पीएलसी से, तो एसी आउटपुट, 3 फेज आउटपुट को कैसे चलाओगे, तो विद द हेल्प ऑफ रिले एंड कॉन्टेक्टर कॉइल आप कनेक्शन यही करते हैं, ऐसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया क्या कि हम केवल सिंगल फेज मोटर या सिंगल फेज आउटपुट को ऑन कर रहे हैं पीएलसी के थ्रू, तो उस केस में आपको कॉन्टेक्टर कॉइल लगाने की जरूरत नहीं होती, केवल आप रिले लगा के कर सकते हैं। आप रिले लगा के कर सकते हैं, केवल आप रिले लगा के सीधे आउटपुट को दे सकते हैं और आपकी मोटर आपकी चलती रहेगी, ऑन या ऑफ जो भी चाहेंगे आप अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। तो ये आपका आरडीएल स्टार्टर था। और उसके बाद हम आपका है लास्ट स्टार डेल्टा कनेक्शन। इसके बारे में भी हम जल्दी से देख लेते हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि 3 से 5 गुना करंट ज्यादा लेती है कोई भी मोटर चलने के लिए। उस केस में उसके कारण दूसरी मोटर या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आएगी, फ्लक्चुएशंस की, जिसके कारण हमें स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज करना पड़ता है। स्टार डेल्टा कनेक्शन में सफिशिएंट करंट यहाँ पे मौजूद हो जाता है स्टार्टिंग में, जो कि मोटर को रन करा देता है स्मूथली। मोटर यानी कि उसके रोटर को मूव करा देता है। स्टेटर के अंदर में हम क्या करते हैं, आपको सभी को पता होगा, ये किताबों में नहीं मिलेगा, ऐसे जनरल आइडिया है कि कोई भी 3 फेज को अगर आप शॉर्ट करोगे तो क्या होगा, करंट आपका हाई हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई ली, यहाँ से 3 फेज सप्लाई 3 फेज को यहाँ पे दे दिया, 1 2 3 सप्लाई दे दी। और दूसरे जो 3 फेज है उसको स्टार्टिंग में जब हम मोटर ऑन करेंगे तो मोटर आपकी मेन कॉन्टेक्टर कॉइल और स्टार ऑन होता है। बी में मैं आ रहा है, जितना हमने टाइम बोलेगा जो 5 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि 5 सेकंड हमने दे रखा है, तो 5 सेकंड के लिए जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो इधर से सप्लाई चली जाएगी, और फिर आपका ये जो 3 फेज सप्लाई है, इधर का जो 3 फेज है, ये आपका ऑलरेडी, क्योंकि ये आपका डेल्टा बाद में ऑन होगा, तो ये सप्लाई आपकी यहाँ चली गई, ये इधर आ गई और यही इधर भी आ गई।
तीनों के तीनों को हमने जंपर से सॉर्ट कर दिया, यानी कि तीनों के यहाँ पे मैं जोड़ बोल दिया। दूंगा, आपने बहुत सारे मोटर को देखा होगा, तीनों को सॉर्ट कर देते हैं और इधर इंजीनियर लेते, मैं उससे काम करवा देता। छोटे छोटे मोटर में अगर आप लगातार स्टार में भी चलाएंगे तो भी आपका टेक्नीशियन का मतलब क्या, टेक्नीशियन नहीं थोड़ी नहीं है हो ना, गया, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा नहीं लेता है। तो आपने बहुत जगह देखा होगा, तीनों को जोड़ दिया एक तरफ और मोटर को सप्लाई दे दी। लेकिन जब बड़े मोटर की बात करेंगे तो करंट हमारा हाई होने लगता है और डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे तीनों फेज को हमेशा जोड़ के नहीं रखना चाहिए। मैं टेक्नीशियन आया तो यहाँ पे हमने क्या किया, थ्री फेज सप्लाई दे दी यहाँ पे, और इधर से थ्री फेज सप्लाई दे दी। तो जैसे ही मोटर को ऑन करेंगे तो इधर से थ्री फेज सप्लाई गई और ये तीनों फेज को जोड़ दिया। जैसे ही तीनों फेज को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर में सफिशिएंट करंट मिल गया और मोटर आपकी नॉर्मल कंडीशन में चलने लगी। जैसे ही मोटर आपकी 80% रेटेड स्पीड पे आएगा, ये सारे के सारे स्टार कनेक्शन जो है ओपन हो जाएंगे और डेल्टा ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। ये कैसे होगा, ये कंट्रोल वायरिंग नहीं बोलेंगे, कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। यार बंदा एकदम। तो आपका क्या होता है, अगर हम फिर से बात करें स्टार और डेल्टा में, कि जैसे ही हम स्टार्ट बटन दबाते हैं तो आपकी सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर कॉइल और स्टार दोनों के दोनों ऑन हो जाएंगे। ये ऑन कौन कराएगा, टाइमर कराएगा। दोनों को ऑन करा दिया और कितनी देर तक ऑन कराएगा, 5 सेकंड तक ऑन कराएगा या 7 सेकंड, जितने भी मोटर टाइम लेगा। और उसके बाद आपका स्टार कनेक्शन हट जाता है। मेन आपका हमेशा चलता रहेगा। मेन कॉन्टेक्टर कॉइल जो है वो केवल और केवल होल्डिंग का काम करेगा, जैसे आपका डीएल स्टार्टर में होल्डिंग का काम किया था। और उसके बाद अब क्या होगा, आपकी मोटर 5 सेकंड के बाद डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। तो डेल्टा में कनेक्ट करना ये कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट के लिए। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे याद कर लें कि पहली जो वायर है वो पहले में देंगे, दूसरी जो वायर है वो दूसरे में देंगे, और ये जो पहली वायर है वो पहले में दिया और जो दूसरी वायर है वो तीसरे में दे दिया, तीसरी वायर आपने दूसरे में दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है कि जो आपकी पहली वायर है वो R है और ये भी R है, तो U1 किससे कनेक्टेड होगा, W2 से। और V1 यहाँ पे जो V1 है वो किससे कनेक्टेड होगा, V1 जो होगा आपका, ये जो दूसरी वाली वायर है ये तीसरे से यानी U2 से, और जो तीसरी वायर है यानी W1 है वो किससे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे तीसरी वायर देखेंगे यहाँ पे V2 से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है, आप यहाँ से वायर को निकालते हैं, U1 V1 और W1 को देंगे और W2 V2 और U2 को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और मोटर आपकी स्टार डेल्टा कनेक्शन में चल जाती है। नाउ अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये डेल्टा का क्या करें। कुछ नहीं, कोई भी वायर को लिया, पहली वायर पहले को दे दिया, दूसरी वायर दूसरे को दे दिया और तीसरी वायर तीसरे को दे दिया यहाँ पे, और इन सब को क्या कर दिया, लूप लगा दिया। यानी कि हमें तीनों को अल्टीमेटली जोड़ना है, तो किसी का किसी में यहाँ पे दे सकते हैं। और जैसे ही मोटर को ऑन होगा तो आपकी स्टार चलेगी और स्टार के बाद फिर आपका ये अलग हो जाएगा और डेल्टा आपका लाइन में आ जाएगा। कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपने सर्किट ब्रेकर दिया, थर्मल ओवरलोड रिले लगाया और 0 और 2 यहाँ पे कनेक्ट किया। उसके बाद आपने स्टॉप बटन लगाया और यहाँ पे फिर स्टार्ट बटन लगाया। स्टार्ट बटन से पहले की तरह, बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे आपने, जैसे मैंने यहाँ पे डीएल स्टार्टर लिया है, 13 और 14 दो वायर निकाला है। सेम यहाँ पे भी आपका 2 वायर निकाला हमने यहाँ से स्टार्ट से, जो कि 13, ये मेन कॉन्टेक्टर कॉइल है जिसको यहाँ से हमने 13 पे कनेक्ट कर दिया और दूसरी वायर को हमने 14 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और A1 को हमने सप्लाई यहीं से निकाला और इसके A1 को दे दिया, काम खत्म। मेन कॉन्टेक्टर कॉइल का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से एक वायर निकालते हैं और टाइमर के A1 को देते हैं, है ना। टाइमर आपका है, A1 को दे दिया, यानी टाइमर में भी एक्सिलरी कॉन्टेक्ट है A1 और A2। अब टाइमर को दे दिया आपने A1 और A2 दे दिया आपने न्यूट्रल को। नेचुरल सी बात है, जितने भी A2 होंगे सबको न्यूट्रल से एक बार लूप लगा के हमने न्यूट्रल दे दिया। A1 पे आपने दे दिया न्यूट्रल और A1 पे आपने दे दिया फेज। जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो सप्लाई आपकी कहाँ जाएगी, यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर कॉइल, और इसमें जितने भी आपके NO होंगे वो क्या हो जाएंगी, NC। तो ये भी आपका NC हो जाएगा। आप रिलीज करेंगे बटन को तो सप्लाई आपकी इधर से सप्लाई अब आने लगी इस टाइमर को भी, ठीक है। अब टाइमर में यहीं पे लिखा होता है 15 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर, 35 नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये सारे के सारे आपके होते हैं कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट यानी कि यहाँ पे आप सप्लाई देते हैं, यानी 15, 25, 35 जितने भी इंस्ट्रूमेंट में आप देखेंगे समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपको लगातार सप्लाई देने की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये होल्डिंग होगी A1, तो A1 से ऐसे लूप लगा के 15 को दे देते हैं, ठीक है। और नीचे में 16 नंबर और 18 नंबर होगा, तो 16 नंबर, 26 नंबर, 36 नंबर, ये सारे के सारे आपके NC होते हैं। और आपका
18 नंबर, 28 नंबर, ये सारे आपके एन होते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट है लिखने में, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया 15 नंबर और 16 नंबर आपका एनसी होगा, और यहाँ 18 नंबर होना चाहिए था, एक्चुअली 16 ही लिख दिया है मैंने, तो 15 और 18 है, इसको मैं चेंज करूंगा अभी। 15 और 18 है यहाँ पे, जो कि एनओ होगा, टाइमर का एनओ। तो यहाँ टी लिख दिया है इंडिकेशन के लिए। अगर मैं ऐसे लूप लगाता और यहाँ से वायर से निकालता तो अच्छा नहीं लगता, ऑटो कैड में आपको इसी तरह से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 15 पे ऐसे लूप लगाया और 16 से वायर निकाली, और 16 से वायर निकालने के बाद वही इंटरलॉकिंग, ये वाली लॉकिंग कर दी, ये वाली, मतलब इस K1 का यहाँ पे एनसी दे दिया, इस K1 का यहाँ पे एनसी, कि आपस में स्टार का कॉन्टेक्टर कॉइल ये वाला और डेल्टा का कॉन्टेक्टर कॉइल आपस में दोनों एक साथ ऑन न हो जाए, इसीलिए इसकी एनसी हमने यहाँ लगा दी और इसकी एनसी हमने यहाँ लगा दी। तो 16 से वायर निकालने के बाद सीधे डेल्टा के A1 को जाएगा, सॉरी 16 से निकालने के बाद मैं करेक्ट करता हूँ अपनी बात को, कि यहाँ से 15 पे हमने लूप लगाया और 16 से वायर निकाला, और 16 से निकाल के इसके एनसी को देंगे, डेल्टा के एनसी को देंगे 21 नंबर, और 22 से निकाल के तब हम इसके A1 को देंगे, स्टार को। उससे होगा क्या कि जब ये ऑफ होगा तभी आपका स्टार ऑन हो पाएगा। अगर ये ऑन है कॉन्टेक्टर कॉइल तो 21-22 आपका एनओ हो जाएगा, तो स्टार को ऑन नहीं होने देगा। तो यहाँ पे आपने जब बटन को प्रेस किया है तो सप्लाई आपकी कौन कौन सी कंप्लीट हो गई, ये वाली मेन कॉन्टेक्टर कॉइल, तो मेन कॉन्टेक्टर कॉइल आपका जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये आपकी 13-14 जुड़ गई। A1 को सप्लाई कंप्लीट मिल गई टाइमर को, और यहाँ ये पूरा का पूरा सर्किट देखिए कंप्लीट है, तो ये आपका स्टार भी ऑन हो जाएगा। तो ये स्टार भी ऑन हो गया, यानी कि आपका ये मेन कॉन्टेक्टर कॉइल और स्टार दोनों के दोनों ऑन हो जाएंगे और मोटर आपकी चल पड़ेगी। 5 सेकंड का टाइम दे रखा है। 5 सेकंड के बाद ये जो आपका 15-16 है वो एनओ से क्या हो जाएगा आपका एनसी। 5 सेकंड के बाद एनओ से एनसी हो जाएगा आपका, और एनसी होने के बाद सॉरी जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा तो ये आपका 15-16 जो एनसी बना हुआ था वो आपका एनओ हो जाएगा, और ये जो 15 और 18 है वो आपका एनओ से एनसी हो जाएगा। 15 और 18 ये 18 मान के चलेंगे आप, 16 नहीं है 18 है, तो 15 और 18 आपका एनसी हो जाएगा। ये जैसे ही एनओ होगा आपका जो लाइन से स्टार का कनेक्शन है वो हट जाएगा, यहाँ से ये ऑफ हो गया तो ये हट जाएगा, और ये जुड़ गया आपका, और इसके साथ आपकी क्या लगी हुई है डेल्टा, यानी ये वाला डेल्टा ऑन हो जाएगा, और डेल्टा ऑन हो गया आपका, फिर नॉर्मल चलता रहेगा मोटर, है ना। तो ये टाइमर का कमाल होता है कि हम पहले आपको चलाते हैं 5 सेकंड के लिए, और 5 सेकंड के बाद फिर हम डेल्टा को चला लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर देते हैं, और वही सेम चीज कि पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के बाद एक रिले ले लेंगे, और रिले का क्या होगा, यहाँ से हमने सप्लाई लिया सिंगल फेज सप्लाई, और यहाँ से 3 से निकाला और इसके A1 को दे दिया, और A1 को देंगे और फिर आपका चलना शुरू हो जाएगा। मतलब हमने दे दिया 5 सेकंड के लिए मेन और स्टार चलेगा, यहाँ पे टाइमर फिट कर दिया इसके अंदर में, और फिर 5 सेकंड के बाद मेन और डेल्टा, इस तरह से। तो ये आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन है। तो ये हमारा जो था कॉन्टेक्टर कॉइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके पैनल के अंदर में, वो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया हुआ है। अब इसके बाद हमारा रिले का टॉपिक स्टार्ट होता है, रिले। और रिले में हम क्या करते हैं, तो रिले एक्चुअली एक लाइन ऐसे बता देता हूं मैं। रिले अभी आपको दिखाया भी मैंने कि रिले इज स्विचिंग डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है। और रिले जो होते हैं वो आपके काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे एसी रिले हो गया और डीसी रिले। एसी रिले जो होता है आपका एसी सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, और डीसी रिले यानी कि जो कॉइल होगी अंदर में वो एसी होगा तो एसी रिले होगा, अगर उसके अंदर में कॉइल डीसी है तो वो डीसी रिले होगा। जो रिले होते हैं वो बहुत तरह के आते हैं, बहुत अलग अलग पिन्स की आती हैं, जैसे कि आपका 5 पिन, 8 पिन, 11 पिन, इस तरह से आपका आता है। अगर हमने बीच का लिया हुआ है 8 पिन का, तो इसमें आपके 2 एनओ और 2 एनसी आपको कांटेक्ट मिल जाते हैं। अगर आप इससे कम वाली लेंगे पिन्स की तो आपको 1 एनओ 1 एनसी मिलेगा। अगर आप 8 पिन से ज़्यादा की लेते हैं यानी 11 पिन की लेते हैं तो आपको 3 एनओ और 3 एनसी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हमने एक बीच वाला लिया है कि जिससे आपको समझना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका सॉलिड स्टेट रिले, ये भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसमें आपके मूविंग कॉन्टेक्ट्स होते हैं, एनओएनसी इस तरह से। ये कॉइल है, कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये आपका जो लाल लाल जो देख रहे हो आप वो एनओ से एनसी हो जाएगा, और जब कॉइल डी एनर्जाइज होगा तो एनसी से आपका एनओ हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ये आपका मूविंग पार्ट होता है जो कि खराब भी हो जाता है जल्दी। आपने एक चीज और भी देखा कि इसके लिए बेस की जरूरत होती है, और बेस में हम जब उस रिले को लगाएंगे तो बेस ढीला भी हो सकता है, जिसके कारण मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंजीनियर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बार बार जब पुराना हो जाता है ना। जब आपका इंडस्ट्री पुराना हो जाएगा तो बार बार उसमें ट्रबल शूट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो हमारे पास आ गया था वो है आपका सॉलिड स्टेट रिले। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है आपका। आप एक तरफ से एसी सप्लाई देते हैं और दूसरी तरफ से आप क्या करते हैं, जैसे आपने दिया सप्लाई यहाँ पे, कोई भी सप्लाई, जैसे अगर एसी सप्लाई की है बात तो हमने यहाँ पे फेज दिया और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, और फेज न्यूट्रल जैसे ही देंगे ये आगे, अब ये पोलैरिटी है, आप एसी भी दे सकते हैं डीसी भी दे सकते हैं। जब आप यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये एनओ बना रहता है, देखिए यहाँ पे एनओ है। लेकिन जब इधर से सप्लाई आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपका इधर से एनओ जो है वो आपका एनसी बन जाता है। जो काम ये रिले कर रहा है वही काम आपका ये भी कर रहा है, लेकिन इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि हम प्लांट के अंदर में कौन सा लगा रहे हैं। हम सॉलिड स्टेट रिले भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, और इसको लगा लेने से हमें क्या होता है कि जो ट्रबल जो आ रही थी बार बार हिलने का, है ना, लीकेज या फिर कुछ इस तरह से, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और ये हम बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट आप बोलेंगे सर ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। अब ये जो रिले है, रिले का कनेक्शंस है ना, रिले के कनेक्शंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिले की होल्डिंग देखेंगे, अनहोल्डिंग देखेंगे, लॉकिंग देखेंगे, इंटरलॉकिंग देखेंगे, वो सारी चीज़ें। अब वो अगर रिले पे आपने उतनी वायरिंग कर ली, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जितने भी पीपल हैं अभी, उनमें से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा वो अपना समझ लेंगे। और जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको रिले का आ गया तो कोई भी रिले मिले आप यूं ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए हमारा यहीं तक रहेगा क्लास, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। मैं आपको लिंक पहले भेज दूंगा। आज थोड़ा सा मैं मतलब सही फील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। कल फिर मैं आपको, इसलिए थोड़ा लेट हो गया मेरे को लिंक भेजने में। कल मैं 7 o'clock से 7:30 के बीच में फिर से क्लास स्टार्ट करूँगा, और फिर हम रिले के बारे में और जो बची हुई कंटेंट है उसके बारे में, यानी लोड कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे।